गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हम लोग जो पीएन जंक्शन का जो डायोड का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, हमने उसमें सीख लिया था कि एक बार डायोड का जंक्शन बनने के बाद हम उसको दो तरह का बायसिंग दे सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो दोनों में हमने देखा था कि दोनों में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में एक सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक कोई भी फॉरवर्ड करंट नहीं था, और फिर 0.7 वोल्ट के बाद एक छोटा सा मिली एम्पियर में करंट सेटअप हुआ। और फिर हमने ये भी देखा था कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, उसके बाद करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज हो गया, थोड़ा करंट का जो वेरिएशन है वो लीनियर होने लग गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा, यानी जिस वोल्टेज के बाद आपको करंट मिला उस पॉइंट पर क्या हुआ होगा। तो मैंने आपको वो भी बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग करने से एक तो फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम से लेकर 25 ओम तक होता है, तो काफी कम रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू रिवर्स। रिवर्स तो 10 लाख जाता है, 10⁻6 ओम तक जाता है रिवर्स रेजिस्टेंस। तो जब हम इस पी टाइप को और एन टाइप को सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं ऐसा, तो हमने क्या देखा था कि जंक्शन जो है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है ना। तो जंक्शन पतला हो रहा का मतलब क्या है, इस जंक्शन में क्या था, इस जंक्शन में क्या था ना भाई, इस जंक्शन में इमूवेबल आयंस थे, इस जंक्शन में इमूवेबल आयंस थे। ठीक है, तो जब हम यहां से एक्सटर्नली एक पोटेंशियल दिए तो ये जो इमूवेबल आयंस है ये फिर से टूटने लगे, यहां पर जो फिक्स्ड आयंस है वो फिर से फ्री होने लगे, और फिर जंक्शन खुद को इतना तोड़ दिया कि सारे यहां के होल्स और यहां के इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को फिर क्रॉस कर पाए, है ना। ये जंक्शन इतना पतला हो गया कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहां के जो होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल पाए, मतलब ये जंक्शन को क्रॉस कर पाए। यानी 0.7 वोल्ट से कम जब वोल्टेज था, ये वाला वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट से कम था, तब क्या हो रहा था, तब ये होल इधर जा रहे थे लेकिन जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, लौट के आ जा रहे थे। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे थे लेकिन लौट के आ जा रहे थे, इस वजह से यहां पर कोई करंट नहीं था, कोई करंट नहीं था। फिर 0.7 में ये जंक्शन इतना पतला हो गया कि ये लौट के नहीं आए, ये चल दिए, ये भी लौट के नहीं आए, ये चल दिए। तो फिर इस जंक्शन के अक्रॉस एक करंट सेटअप हुआ। तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे भाई, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे, है ना। ये वो वोल्टेज है जिससे पहले कोई भी करंट नहीं था, ओके, और इसके बाद एक फॉरवर्ड करंट आ गया। और हमने रिवर्स बायस में क्या देखा था, रिवर्स बायस का मीनिंग क्या था, रिवर्स बायस का मतलब होता है कि पी को उल्टा जोड़ दो, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, है ना। पी फॉर पॉजिटिव बट वी हैव कनेक्टेड टू इट नेगेटिव टर्मिनल, और एन यहां पर नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो इसमें हमने आपको क्या सिखाया था, इसको रिवर्स बायस बोलते हैं। इसमें क्या सिखाया था, इसमें हमने सिखाया था कि अप टू अ वेरी हाई वोल्टेज, अप टू अ वेरी हाई वोल्टेज कोई करंट आपको नहीं मिलता है, फॉरवर्ड करंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आपको कोई करंट नहीं मिलता है, इवन अप टू अ वेरी हाई पोटेंशियल। हालांकि एक छोटा सा करंट मिलता है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद इसका करंट जो है एकदम रैपिडली बढ़ जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड दैट इज वेरी हाई, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट तक भी है। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स ब्रेकडाउन कहां से कहां तक होता है, 2 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक वेरी कर सकता है अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए, इट डिपेंड्स। तो वही आपको समझना है कि व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है आखिर किस चीज पर डिपेंडेंट है। तो वो भी मैंने आपको बताया है कि ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन का विड्थ है जिसको आप डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ये जंक्शन का विड्थ उतना पतला होता है, ये जंक्शन का विड्थ उतना पतला होता है जितना ज्यादा डोपिंग लेवल इसमें होता है। ये मैंने आपको सिखाया है कि मोर द डोपिंग लेवल, lesser is the junction width, lesser is the junction width। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब यह है कि किसी सेमीकंडक्टर के अंदर अगर डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा है तो उसका जंक्शन काफी पतला बनेगा। और सोचिए, दिमाग लगाइए, जिसका जंक्शन पतला बनेगा क्या उसको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत रहेगी जंक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए? नहीं। तो वही आप समझ रहे हैं कि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये ज्यादा कब होगा? जब जंक्शन बहुत मोटा होगा। और जंक्शन बहुत मोटा कब होगा? जब डोपिंग लेवल बहुत घटिया होगा, डोपिंग लेवल बहुत कम होगा। तो डोपिंग लेवल अगर मान लीजिए ज्यादा हुआ तो जंक्शन का जो विड्थ हुआ वो क्या होगा? कम होगा। और इसलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होगा। तो हम जानबूझकर कुछ ऐसे डायोड्स बनाते हैं जिनका दम थोड़ा पहले ही टूट जाए, मतलब जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम हो। समझ में आया? जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम हो। क्या बोला? हाँ ठीक है, 15-20 मिनट। जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम हो, हम ऐसा जानबूझकर सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं जीनर डायोड। समझे? साइंटिस्ट के नाम पर है, सी जीनर करके है। ठीक है, तो जीनर डायोड मतलब ऐसा डायोड जिसका डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा रहता है। समझे? तो इसका खास बात है, याद रखिएगा, इसका जो डोपिंग लेवल है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफी कम होता है। यानी 2 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक का रेंज इसका रहता है। जबकि जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं ना, अदर देन जीनर डायोड, जो नॉर्मल डायोड होते हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 वोल्टेज से 4 वोल्ट तक जा सकता है। 2 वोल्ट से 400 वोल्ट तक जा सकता है एक नॉर्मल डायोड का। समझ में आया? ठीक है, लेकिन जीनर में क्या खास बात है? उसका डोपिंग लेवल ज्यादा होने के कारण उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम होता है। मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज देने पर ही आप उसको ब्रेकडाउन के हालत में ला सकते हैं, उसके थ्रू करंट पास कर सकते हैं। समझ में आया? ये हुआ पॉइंट नंबर 1। जो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है उस पर बेस्ड था। एक और चीज देखिए, अगर आप नॉर्मल डायोड का ग्राफ देखिएगा, तो वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। यानी इसमें थोड़ा सा स्लोपिंग रहता है। समझे? और जीनर डायोड का जो ग्राफ देखिएगा वो थोड़ा ऐसा होगा, एकदम वर्टिकल रहता है, पैरेलल टू करंट एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप बताइए मुझे इन दोनों लाइंस में क्या फर्क है? दिमाग लगाइए। ये नॉर्मल डायोड के लिए है, और ये जीनर डायोड के लिए है। ठीक है, ब्रेकडाउन कम है, ओके, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट पार्ट ऑफ द थिंग। ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। एक और बात है कि नॉर्मल डायोड में आप अगर ये ग्राफ देखिएगा तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा मिलेगा, थोड़ा सा आपको स्लैंट मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी अगर आप करंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वोल्टेज थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को देखिए, आप ये पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए यहां पे, और ये पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, और आप खुद समझिए इस करंट पर आने के लिए ये वोल्टेज चाहिए था, दिख रहा सबको, और इस करंट तक आने के लिए आपको ये वोल्टेज आना पड़ा। यानी देयर इज अ डिफरेंस इन वोल्टेज इन ऑर्डर टू हैव डिफरेंस इन करंट। समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, लेकिन डिफरेंस है। समझे? लेकिन जीनर डायोड में देखिए, जीनर डायोड में खास बात क्या है? एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ पे आ गया है, एक बार आप डायोड के थ्रू ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिए, 40 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी होगा, एक बार आपने वो ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया, उसके बाद करंट बढ़ाने के लिए आपको और वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है। या आई थिंक द वाइस वर्सा स्टेटमेंट, द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इज फार बेटर। वो क्या? वो मैं यहां लिखकर दे रहा हूं पॉइंट नंबर 2 में, कि भाई आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज the current increases
इंडिपेंडेंटली ये हो गया सीधा स्टेटमेंट। लेकिन मैंने क्या बोला, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो होगा, इसका कन्वर्स स्टेटमेंट जो होगा, जो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो क्या, आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज इवन इफ द करंट इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है। इवन इफ द करंट इंक्रीजेस द वोल्टेज रिमेन्स सेम, द वोल्टेज रिमेन्स सेम। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, किसी डायोड के थ्रू एक सर्टेन वोल्टेज के बाद आपको और वोल्टेज बढ़ाना नहीं पड़ रहा है और करंट बढ़ता जा रहा है। फाइन फाइन, बट दिस इज नॉट इनफ। आप इसका उल्टा स्टेटमेंट को समझिए कि करंट बढ़ा रहा हूं मैं डायोड के थ्रू करंट बढ़ा रहा हूं जानबूझ के, लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डायोड का जो जंक्शन है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, डायोड का जो जंक्शन है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया? क्या है जीनर डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज। यानी किसी जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वही उसका नाम हो जाता है क्या, जीनर वोल्टेज। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बार आप उसको जीनर वोल्टेज तक ले आइए। जो जीनर डायोड है वो जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता है उस वोल्टेज तक आप उसको एक बार ले आइए, उसके बाद आप उसके थ्रू करंट बढ़ाइए, उसका जंक्शन के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, कि आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज इवन इफ द करंट इंक्रीजेस द वोल्टेज रिमेन सेम। इसका मतलब यह हुआ दैट इज a Zener diode can be used as क्या, वोल्टेज स्टेबिलाईजर या वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, आप जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद उसके थ्रू करंट बढ़ने के बाद भी उसका वोल्टेज नहीं बढ़ता है, उसका पोटेंशियल लॉस नहीं बढ़ता है। समझ में आया? क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बेटा जो हमने आपको पहले भी समझाया है कि रिवर्स बायस में जो आपको करंट मिलता है इट इज ड्यू टू द एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। रिवर्स करंट जो होता है, ये जो रिवर्स करंट है इट इज द एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ में आया? कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है। ये कौन सा करंट है, मेजॉरिटी चार्ज का करंट नहीं है, ये एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज का करंट है। समझ में आया? इसीलिए वोल्टेज एक सर्टेन जब आप बढ़ा देंगे उसके बाद इतना इसका वोल्टेज हो जाता है, इसका इतना वोल्टेज हो जाता है कि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहां के इलेक्ट्रॉन और यहां के होल्स, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, इधर जाते हैं। फॉरवर्ड में क्या था, एक दूसरे के पास आते हैं, रिवर्स में क्या होता है, एक दूसरे के दूर जाते हैं। और जंक्शन को क्रॉस करने वाले जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो काफी ज्यादा एक्सेलरेटेड रहते हैं। सर आप तो बोले थे कि रिवर्स बायस में अगर मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी डायोड को यूज करूं तो वो फिजिकली डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला था मैंने, बिल्कुल सही बोला था कि किसी नॉर्मल डायोड को अगर आप रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं तो रिवर्स बायस के ऊपर भी अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो फिजिकली डैमेज हो जाएगा, उसका जंक्शन पूरा रप्चर हो जाएगा, उस डायोड को आप दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, समझे? और ऐसा क्रिटिकल लिमिट फॉरवर्ड बायस में भी होता है कि एक सर्टेन फॉरवर्ड वोल्टेज के बाद डायोड गेट्स फिजिकली डैमेज्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ हीटिंग यार। एक्सेस वोल्टेज कॉजेज एक्सेस हीट इन द जंक्शन व्हिच डिस्ट्रॉयज द जंक्शन फिजिकली। आर यू गेटिंग इट? है ना? तो याद रखिएगा, हम तो फिलहाल रिवर्स बायस पढ़ रहे हैं। हमने आपको बोला था कि रिवर्स बायस में वी अवॉइड यूजिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज, बट देन हाउ कैन यू यूज जीनर डायोड? बट इट इज स्पेशली डिजाइंड। उसका डिजाइन ऐसा रहता है कि उसमें अगर एक्स्ट्रा हीट अगर बन भी रहा है
इट विल बी एब्जॉर्ब्ड, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड, है ना। आखिर गर्मी से अगर मान लीजिए कोई बर्बाद हो रहा है तो हम उसका गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि वो बर्बाद ना हो। एंड इवन आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज इट कैन बी ऑपरेटेड। समझ में आया? तो सर नॉर्मल डायोड को आप क्यों ऐसा नहीं करते, ऐसा फैसिलिटी आप नॉर्मल डायोड को क्यों नहीं देते? बेटा नॉर्मल डायोड कोई काम का ही नहीं है, ज़ेनर डायोड काम का है, उसका ग्राफ स्ट्रेट है। आई बात समझ में? तो जहां तक बोला वहां तक समझ में आया। वो एक रफ तरह का आइडिया था कि भाई हम ज़ेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आई एम रिपीटिंग दिस शॉर्ट पार्ट अगेन, कि नॉर्मल डायोड में पहली बात, एक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी ज्यादा रहता है और ज़ेनर डायोड का हम डोपिंग लेवल ज्यादा कर देते हैं, इसलिए उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम रहता है। दूसरी बात, रिवर्स बायसिंग में नॉर्मल डायोड का ग्राफ कुछ थोड़ा स्लैंटिंग होता है, यानी इवन आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर अ स्लाइट इंक्रीज इन करंट यू नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज। But in the case of Zener diode, after the breakdown voltage, after the Zener voltage, the current increases independently. The current increases without any increase in voltage. That is, if excess of current is being passed, through the Zener diode, the voltage across the Zener diode remains constant, and this is how we can maintain a constant voltage. समझे? So let us see how constant voltage is maintained. आप ये ग्राफ जरूर बना लीजिएगा, ठीक है? तो एक बात तो क्लियर हो गया बॉस कि ज़ेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो पक्का हो गया कि ज़ेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस कि भाई इन फॉरवर्ड बायस Zener diode behaves same as normal diodes. In reverse bias it can show its speciality. So now topic is Zener diode as a voltage regulator. तो एक छोटा सा सर्किट डायग्राम हो जाए। मान लीजिए ये इनपुट है, पहले तो आप इनपुट के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दीजिए ताकि हद से ज्यादा अगर मान लीजिए वोल्टेज हुआ तो इसमें कुछ ड्रॉप हो जाए। इट कंट्रोल्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज, एक्स्ट्रा एक्सेस। उसके बाद आप इसके साथ लगा दीजिए एक Zener डायोड। कैसा लगाएंगे Zener डायोड? इसका P लगाएंगे आप माइनस के साथ और इसका N लगाएंगे आप प्लस के साथ। तो ये भी एक पॉइंट है। Therefore, Zener diode is always operated in reverse bias, वो भी above its breakdown voltage। उसके नीचे क्या मतलब? above its breakdown voltage। समझ में आई बात? ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है? हमें वो बनाना है जिसको हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाना है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ लोड। ये जो है बेटा ये आपका आउटपुट है, VO, और ये आपका इनपुट है VI। अगर V इनपुट बहुत ज्यादा है तो पहला चोट तो ये खा लेगा, सीरीज वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद भी अगर वोल्टेज मान लीजिए रेजिस्टेंस लोड का ज्यादा पड़ रहा है तो फिर क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए हमें ऐसा मेंशन किया गया है कि दिस लोड कैन नॉट विथस्टैंड अ वोल्टेज ग्रेटर देन 40 वोल्ट, यानी इसका वोल्टेज जो लिमिट है वो 40 वोल्ट का है, उसके ऊपर ये लोड रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए मेंशन किया गया है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा Zener डायोड लेंगे जिसका वोल्टेज मान लीजिए 38 वोल्ट है।
यानी जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 38 वोल्ट है, 38 वोल्ट, तो क्या होगा, मान लीजिए ये वोल्टेज है 60 वोल्ट, मान लीजिए एग्जांपल 60 वोल्ट से 60 वोल्ट में से मान लीजिए इसने ले लिया 25 वोल्ट ले लिया, इसने 25 वोल्ट ले लिया, कितना बचा 35 वोल्ट, तो 35 वोल्ट इसको मिलेगा और 35 वोल्ट इसको भी मिलेगा बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो 35 वोल्ट में इसको कोई नुकसान तो है नहीं, इसको 35 वोल्ट में कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए एकदम से ये हो गया 100 वोल्ट ड्यू टू एनी रैंडम रीजन, मान लीजिए इनपुट वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट, तो इसकी क्षमता के अनुसार इसने मान लीजिए कुछ 45 वोल्ट का लॉस करवाया, 45 वोल्ट का लॉस करवाया, तो इसको कितना मिलेगा 55 वोल्ट, इसको मिलेगा 55 वोल्ट। नाउ 55 वोल्ट 55 वोल्ट इज ग्रेटर देन द जीनर वोल्टेज, क्योंकि जीनर वोल्टेज कितना था 38 वोल्ट था। मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लीजिए जीनर ब्रेकडाउन पहुंचा दिए आप, ये है आपका 38 वोल्ट, तो 38 वोल्ट के बाद आएगा 50, लेकिन 38 वोल्ट के बाद करंट बढ़ाने पर भी इसका वोल्टेज बढ़ता नहीं है, यानी इसको जब 55 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, स्टिल द पोटेंशियल लॉस इन द जंक्शन ऑफ द जीनर डायोड, still the VZ will be 38 volt. Still the VZ will be 38 volt. Why? Because above 38 volt, the voltage does not increase. Even the current is increasing through the PN junction diode, Zener diode. यानी इसका वोल्टेज 38 है, तो इसका वोल्टेज भी 38 है, तो बच गया ना, बच गया ना ये। सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल इट्स वोल्टेज। तो याद रखिएगा, हमें जिसका वोल्टेज कंट्रोल करना रहता है, हम उसके साथ जीनर डायोड क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं, और जितना उसका लिमिट है उससे कम या कम से कम उतना, अधिक से अधिक उतना हम जीनर वोल्टेज वाला डायोड ले लेते हैं। मतलब हम ऐसा जीनर डायोड लेते हैं जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अधिक से अधिक 40 वोल्ट हो, क्योंकि उससे ज्यादा अगर इसका वोल्टेज हुआ तो उसका भी वोल्टेज होगा। समझ में आया? सो दिस इज हाउ इट इज कंट्रोलिंग द वोल्टेज फ्लक्चुएशन अक्रॉस द लोड। समझ में आया? सो मैं यहां पर लिखूंगा कि मान लेते हैं, ये एग्जांपल से मिटा रहा हूं, 100 वोल्ट, 45 वोल्ट, 38 वोल्ट, मैं एग्जांपल से मिटा रहा हूं, 40 वोल्ट, ये सब एग्जांपल्स था। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए VI बढ़ गया, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इफ VI इंक्रीजेस तो I, इसका नाम होगा IS, इसका नाम होगा IZ और इसका नाम होगा IL। ठीक है, अगर मान लीजिए VI इंक्रीज हुआ तो IS इंक्रीज होगा, IS अगर इंक्रीज हुआ तो IZ इंक्रीज होगा, IZ इंक्रीज होगा, बट IZ इंक्रीज होने से VZ इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जीनर का वही प्रॉपर्टी है, जीनर का वही प्रॉपर्टी है। IZ इंक्रीज होने से VZ विल नॉट इंक्रीज, VZ विल नॉट इंक्रीज, इट विल बी कांस्टेंट, एंड देयरफॉर VZ इज इक्वल टू VO आउटपुट। इसको लैंग्वेज में लिखिएगा, दिस इज हाउ द आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैन बी मेंटेन्ड इवन इफ द इनपुट वोल्टेज इज फ्लक्चुएटिंग। समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट जीनर डायोड। एक छोटा सा और बात और बोलूंगा, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, वन इज एवलांके ब्रेकडाउन एंड अनदर इज जीनर ब्रेकडाउन। मैं आपको दोनों के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। एक है आपका एवलांके ब्रेकडाउन, एवलांके ब्रेकडाउन सिंपल मीनिंग है, और एक है जीनर ब्रेकडाउन, नाम देखकर घबराना का नहीं। एक है जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एवलांके ब्रेकडाउन क्या है? कुछ नहीं, रिवर्स वोल्टेज के कारण हाई रिवर्स वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कोलिजन होगा,
किसके साथ? जंक्शन के एटम के साथ, जंक्शन के एटम्स के साथ। इस वजह से क्या होगा? जंक्शन में बॉन्ड्स टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, देयरफॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक resulting in breakdown। ये एक है। और ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकडाउन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द जंक्शन। याद रखिएगा, जंक्शन पर अगर मान लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स है उनका मूवमेंट हो रहा है, जिस वजह से हम बोलेंगे कि जंक्शन के थ्रू अब मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स को ज्यादा ही आना जाना कर रहे हैं, यानी एक करंट आ गया है, वो होगा आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन। लेकिन एवलांच के ब्रेकडाउन क्या है? वी अवॉइड दिस ब्रेकडाउन, एवलांच के ब्रेकडाउन। ये नॉर्मल डायोड का ब्रेकडाउन है और ये ज़ीनर डायोड का ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? ज्यादा हाई वोल्टेज देने के कारण, हाई रिवर्स वोल्टेज देने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, ठीक है, वो जंक्शन के एटम्स के साथ टकराएंगे, इधर उधर टकराएंगे, जिस वजह से क्या होगा? हाई वेलोसिटी से टकराने के कारण जो जंक्शन का जो बॉन्ड्स है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स है, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और टूट गए तो चार्जेस फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? वो हाई वोल्टेज जंक्शन को गर्म करके खराब भी कर देगा। तो ये एवलांच के ब्रेकडाउन है। और ज़ीनर ब्रेकडाउन ये है, ये लो वोल्टेज में भी होगा और ये हाई वोल्टेज में भी होगा। बस वही है, लो वोल्टेज उसको जरूरत पड़ेगा जिसका डोपिंग लेवल ज्यादा है, और हाई वोल्टेज उसको जरूरत पड़ेगा जिसका डोपिंग लेवल कम है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। जिसका डोपिंग लेवल ज्यादा है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ज़ीनर डायोड। ओके, ज़ीनर डायोड के बाद हम एक और टॉपिक करेंगे, वो है फोटो डायोड। ज़ीनर डायोड के बाद मैंने फोटो डायोड इसलिए चुना, मैंने जानबूझकर चुना क्योंकि ज़ीनर डायोड भी रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। समझे? ज़ीनर डायोड और फोटो डायोड ये दोनों ही रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। फोटो डायोड क्या है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, टेंशन नहीं लेने का। और इसमें हम नॉर्मल डायोड यूज करते हैं, इसलिए हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस नहीं करते। द टॉपिक इज फोटो डायोड, नाम ही काफी है। इसका सिंबल जो है कुछ ऐसा है, एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल आप बना दीजिए और ऐसा बता दीजिए कि हम उसको लाइट दे रहे हैं। समझ में आ गया? ये इसका सिंबल है। नाउ इसका एक खास बात है, इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशंस। है ना? मतलब फोटो डायोड करता क्या है, यहां पर सब समझ में आ रहा है कि हम फोटो डायोड को लाइट देंगे, वो हमको करंट देगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? इट इज सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, तारा चिन्ह। हाँ, इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ये सबसे खास बात है, समझे, कि हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। इसका कारण मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप देखो कि इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू अब्सॉर्ब लाइट रेडिएशंस। इसका मीनिंग क्या है?
कि देयर इज अ ट्रांसपेरेंट विंडो, देयर इज अ ट्रांसपेरेंट विंडो एट द जंक्शन, एट द जंक्शन। मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है, डायोड है, तो इसका जंक्शन में एक ट्रांसपेरेंट विंडो होगा। इसके जंक्शन में क्या होगा? ट्रांसपेरेंट विंडो। उससे क्या होगा, हम जो लाइट देंगे वो जंक्शन में एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसलिए लिखा है इट इज स्पेशली डिजाइन, समझे, जंक्शन में हो पाएगा। अब आगे देखिए इसका वर्किंग क्या है। इट्स वेरी सिंपल। हम लाइट जो देंगे इट शुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ऑफ द फिक्स्ड आयंस इन द जंक्शन। सर क्या मतलब है आपका? मतलब बड़ा सिंपल है बेटा। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है? एनर्जी गैप, है ना। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैसे? फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहां पर क्या होता है? ये स्पेस है, खाली जगह है। समझ में आया? तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने एनर्जी गैप दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जा सकते हैं। तो एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां चले गए तो इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम जो लाइट देंगे इट शुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप। ये सेंटेंस जिसने नहीं लिखा वो गया काम से, कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। याद है मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में बताया था? हाँ, तो लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट विच इज एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन। ओके, अब आगे सुनिए इसका इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग। देखिए हम इसको कनेक्ट कर देंगे रिवर्स बायस में। मतलब ये अगर पी टाइप है, ये अगर एन टाइप है, तो यहां पर मेजॉरिटी कौन है? होल्स। और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर मेजॉरिटी कौन है? यहां पर मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। और माइनॉरिटी कौन है? होल्स। और यहां पर तो फिक्स्ड आयंस है, जंक्शन में क्या है? फिक्स्ड आयंस है। तो हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ देंगे। मतलब पी टाइप को जोड़ देंगे नेगेटिव से और एन टाइप को जोड़ देंगे पॉजिटिव से। जोड़ दिए। और हम इसका जो वोल्टेज है वो डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही रखेंगे, वरना डायोड डैमेज हो जाएगा। ये कोई जीनर डायोड नहीं है, समझे। ये डायोड डैमेज हो जाएगा अगर हमने पोटेंशियल जो है, बैटरी का सप्लाई जो है वो ब्रेकडाउन से ज्यादा दे दिए तो डायोड डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम ब्रेकडाउन से कम ही पोटेंशियल देंगे। ओके फाइन। फिर क्या होगा सर? देखिए ये लाइट मिलने के कारण यहां के जो फिक्स्ड आयंस है वो टूटने लगेंगे। जो फिक्स्ड आयंस है वो बॉन्डिंग तोड़ के आजाद होने लगेंगे, समझे। यानी अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बाउंड है, कोई इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इट कैन नॉट मूव, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और वहां पर क्या छोड़ देगा? एक होल। यानी एक फिक्स्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लाइट मिलने पर? इफ द लाइट इज हैविंग एनर्जी मोर देन एनर्जी गैप, देन व्हाट विल द इलेक्ट्रॉन डू? इट विल गेट फ्री, लीविंग अ होल बिहाइंड। सो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, समझे। तो वो मैं यहां लिखूंगा, वर्किंग में क्या लिखूंगा कि ऑन light incidence, on light incidence electron hole pairs are generated। क्या नाम होगा इसका? जनरेशन। गॉट इट? ओके फाइन। अब बेटा रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। मान लो यहां पर एक एमीटर है, ठीक है, ये रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। तो
यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस तरह से बनाए होंगे। तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, यानी रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में होने की वजह से, रिवर्स बायस में होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आके जमा हो जाएंगे और जो होल्स है वो इधर आके जमा हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रॉन्स यहां क्यों जमा होंगे? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिविटी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए, है ना। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? सिंस photodiode is reverse biased, the electrons and holes are separated and collected at the junction near junction at their respective types sides। क्या मीनिंग है इसका? Since photodiode is reverse biased, the electrons and holes are separated। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? सेपरेशन। और सेपरेट होकर गए कहां ना भाई? जो प्लस वाले थे, जो प्लस वाले थे वो कहां गए? पी टाइप में गए। और जो माइनस वाले थे वो कहां गए? एन टाइप में गए। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि कलेक्टेड एट द जंक्शन एट देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। रेस्पेक्टिव साइड्स मतलब एन साइड में इलेक्ट्रॉन गया और पी साइड में होल्स गया। एन साइड में इलेक्ट्रॉन गया और पी साइड में होल्स गया। ठीक है, तो हो गया। अब एक तरह का अगर देखा जाए, एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, ये प्लस और ये माइनस, एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही बाहर से लोड लगाया जाएगा, जैसे ही बाहर से लोड एक लगाया जाएगा, एक करंट फ्लो हो जाएगा। कैसे? ऐसे, समझे? एक करंट फ्लो हो जाएगा, समझे बात? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? स्टेप नंबर 3, as an external load is connected, a current in the form of microampere, in the order of microampere is set up in the circuit। तो करंट मिला। अब सवाल ये उठता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि हमें जो करंट मिला वो क्यों मिला? क्या बैटरी की वजह से मिला? सोचिए, सोचिए, ये बात यहां पर बता रहा हूं मैं कि द करंट obtained is not due to reverse bias, है कि नहीं? ये रिवर्स बायस के कारण हमें करंट नहीं मिला। क्यों? अबे रिवर्स बायस के कारण करंट मिलता ही नहीं है ना। क्या दिमाग लगा रहे हो? जब किसी डायोड को तुम रिवर्स बायस में जोड़ोगे और उसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन पोटेंशियल से कम रखोगे तो सर्किट में करंट नहीं होगा। तो ये करंट आपको क्यों मिला? लाइट के कारण मिला, समझे? द करंट ऑब्टेन्ड इज नॉट ड्यू टू रिवर्स बायस बट ड्यू टू इल्यूमिनेशन, लाइट। इसीलिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of light।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझे आप? देखिए, मैं आपके माइंड में से एक कंफ्यूजन पहले हटा देता हूं। एनर्जी गैप ज्यादा रखिएगा तो ज्यादा करंट होगा, ऐसा नहीं है। हमें एनर्जी गैप से ज्यादा लाइट होना जरूरी है। बस कहने का मतलब यह है, हमें लाइट कितना देना है ये डिपेंडेंट किस पर है भाई? एनर्जी गैप कितना है। अब एनर्जी गैप कितना है ये किस बात पर डिपेंडेंट है? सुनिएगा ध्यान से। एनर्जी गैप कितना है ये किस बात पर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है कि आप कैसा इंप्यूरिटी मिलाए हैं, आप कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द पेरेंट एलिमेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम, व्हाट आर द इंप्यूरिटीज। इन बातों पर डिपेंडेंट होगा कि एनर्जी गैप कितना होगा। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोडायोड्स विल बी हैविंग डिफरेंट एनर्जी गैप। समझे? और उससे ज्यादा एचन्यू होना चाहिए, बस उससे बहुत ज्यादा होने का कोई जरूरत नहीं है, बस उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा, यहां पर जो ये है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो टूटेंगे। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा। फिर कोई पूछता है सर वो फिर से जुड़ जाएंगे? तो फिर से नहीं जुड़ेंगे वो। उसका दो कारण है, एक तो आप लाइट दे ही रहे हैं, अगर वो फिर से जुड़े तो फिर से टूट जाएंगे। हालांकि उनको फिर से जुड़ने का अधिकार नहीं है क्योंकि हमने रिवर्स बायस दिया है। ये पॉइंट भी कहीं मेंशन कर देता हूं कि द generated electron hole pairs cannot recombine as it is reverse biased, as diode is reverse biased। समझे? ये डायोड रिवर्स बायस में है, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन वापस से नहीं मिल सकते। जनरेशन के बाद अगला स्टेप क्या होगा? सेपरेशन। समझे? अलग हो जाएंगे सीधा। और फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिए और जैसे ही बाहर से एक लोड लगा देंगे तो एक करंट फ्लो होगा। समझे? सो वो जो करंट फ्लो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टूटे थे। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्यों टूटे थे? क्योंकि आपने लाइट एनर्जी दिया था। अब सोचिए, अगर कुछ ऐसा माना जाए कि हम ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट देंगे, ये मैंने आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट में पढ़ाया था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना। इफ ईच फोटॉन इज रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन, if one photon is releasing one electron, then of course increasing the intensity of light, number of electrons, number of charged particles, number of charge carrier will increase and hence current will increase. So current is directly proportional to the intensity of light and not on reverse bias, and not on reverse bias. रिवर्स बायस पर डिपेंडेंट नहीं है करंट। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस पर करंट डिपेंडेंट होता ही नहीं है। समझ में आया ये बात? अच्छा, अब देखिए, तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक फोटोडायोड का कंटेंट क्लियर है। अब सवाल उठता है कि आप फोटोडायोड को यूज कहां करेंगे? कहां यूज करेंगे? सबसे पहला यूज उसका होगा नोट गिनने में, काउंटर्स। उसका यूज होगा काउंटर्स में। समझे? स्विचेस में, काउंटर्स में होगा, स्विचेस में होगा। काउंटर मतलब नोट गिनती। हम लोग 100 का बंडल डालते हैं मशीन में, घर एक बार में गिन देता है, इतना फास्ट ऑपरेशन है उसका। आखिर हो क्या रहा है? जब जब वहां पर नोट आ रहा है तो लाइट ब्लॉक हो रहा है। जब जब मशीन में नोट आ रहा है तो लाइट ब्लॉक हो जा रहा है, और लाइट ब्लॉक हो जा रहा है तो ये करंट बंद हो जा रहा है। और ये करंट जितनी बार बंद होगा, ये करंट जितनी बार बंद हो जाएगी, उतना काउंटिंग वो करता रहेगा, यानी उतने सारे नोट्स आ गए उसमें से। तो समझ में आया? तो फोटोडायोड इज यूज्ड इन काउंटर्स एंड स्विचेस। अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म उसका भी यूज था, क्या कहते हैं उसको हम, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का भी यूज था, है ना? तो कंसेप्ट आप समझते ही होंगे बर्गलर अलार्म का। बर्गलर, समझे? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स
इट इज यूज्ड इन ऑप्टोकपलर्स। ऑप्टोकपलर्स क्या होते हैं पता है आपको? दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। समझ में आया? तो ये सब इनके यूजेस हैं। अब इनका यूज करने के पीछे हाथ किसका है, यानी एडवांटेज। हम क्यों फोटोडायोड यूज करेंगे? तो सबसे पहला क्या बोलेंगे आप? वेरी फास्ट ऑपरेशन, है ना? वेरी फास्ट ऑपरेशन, फास्ट, चीप, सस्ता भी है बहुत, और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो भी काफी कम है। ठीक है, पावर बहुत कम यूज कर सकता है। खैर वो सब तो हम सेमीकंडक्टर के एडवांटेज में ही पढ़ लिए थे। यहां क्या खास बात है देखिए, यहां खास बात यह है कि इट हैज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइड स्पेक्ट्रल रेंज। वाइड स्पेक्ट्रल रेंज मतलब अगर आप सिलिकॉन का फोटोडायोड बनाए हैं, फॉर सिलिकॉन फोटोडायोड द स्पेक्ट्रल रेंज इज 190 नैनोमीटर, जो कि अल्ट्रावायलेट के लिए होता है, टू 1100 नैनोमीटर, जो कि इंफ्रारेड के लिए होता है। यानी अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक जितने भी लाइट्स है, अल्ट्रावायलेट के बाद वायलेट है, फिर इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड, ये सारे, है ना, ये सारे जो रेंज ऑफ लाइट है वो सब क्यों क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यूज छूट गया मेरा, मैं तो उसको यहां लिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। इट इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर, क्योंकि हम ये जो लिखे, आप यहां जो लिखा है हमने, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब इस करंट को मेजर करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कितना लाइट दिया था और हमने कौन सा लाइट दिया था। इन वी कैन डिटेक्ट अगर लाइट है कि नहीं है। अब बोलेंगे सर वो तो एक अंधा ही नहीं कर सकता, बस ऐसा नहीं है बेटा। जो विजिबल है उसको तो हम भी देख सकते हैं, ये लाल कलर का है, ये हरा कलर का है, लेकिन जो विजिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए अल्ट्रावायलेट लाइट आ रहा है और वो विजिबल नहीं होता है, तो अगर वो फोटो डिटेक्टर पर पड़े, अगर वो फोटो डायोड पर पड़े, तो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? एक हाई अमाउंट ऑफ करंट यहां पर जनरेट होगा। तो ये करंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ लाइट, इसीलिए फोटो डायोड इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। ओके, इसका और क्या यूज है? हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज, क्विक रेस्पॉन्स। इसका एक यूज है क्विक रेस्पॉन्स। समझ में आया? बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है ये, तुरंत, यानी अब भी लाइट दिया और अब भी करंट आया, तुरंत, क्विक रेस्पॉन्स। समझ में आया? हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज हाई, ये 3rd नंबर पॉइंट में आ रहा है, क्विक रेस्पॉन्स। हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ बेटा डिसएडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज टू मच टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टू मच टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो अच्छी बात नहीं है। एक बार कोई चीज अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए तो कैसा, गर्मी के बाद जो लिनियरिटी था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए सिस्टम गर्म हो गया तो ये जो रूल है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए इट इज टू मच टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। और दूसरा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट तो हो गया, एक और इसका क्या डिसएडवांटेज है पता है आपको? हाँ, इसके एक और डिसएडवांटेज है कि ये लो रिवर्स करंट देता है, ऑन लो इल्यूमिनेशन। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप 2 ही फोटोन दीजिएगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट कितना होगा? ना के बराबर होगा ना। तो वही बात है कि अगर हमने इल्यूमिनेशन लो रखा है तो रिवर्स करंट भी लो होगा। सर रिवर्स करंट क्यों लिखा? बेटा ये जो करंट है ना, ये रिवर्स करंट ही है, ये रिवर्स करंट ही है, याद रखिएगा, दिस इज रिवर्स करंट, क्योंकि यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जो कि रिवर्स बायस में हुआ था। ये रिवर्स करंट है। आई बात समझ में? अच्छा, ठीक है। और कुछ बोलने लायक बात बची है क्या इसमें?
हालांकि एनसीईआरटी में तो इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं, ओके। बट स्टेट बोर्ड ने अपने नए सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा बात जोड़ दिया है, तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। बट फिलहाल अभी तक मैंने जितना बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका ट्रांसपेरेंट विंडो होता है जंक्शन पे, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। जब हम लाइट इसके जंक्शन पर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर बनाते हैं, यानी टूटते हैं तो पेयर बनता है, जिसे हम जनरेशन कहते हैं। और फिर रिवर्स बायस में है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एन और पी साइड में रेस्पेक्टिवली चले जाते हैं। समझ में आया? बात समझ में आया? ये जो करंट हो रहा है इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सोचिए अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट होता तो फिर इसका करंट माइक्रो एम्पियर में नहीं होता, मिली एम्पियर में होता। इसका करंट बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर में है। करंट इज वेरी लेस, व्हाई? बिकॉज द करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ में आ रहा है? पहले जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो बहुत कम था, लेकिन लाइट मिलने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझे? इसीलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया और एक करंट सेट हो गया। सो क्वाइट इजी, जस्ट रिमेंबर दिस कि ऑन illuminating the concentration of minority charge carrier becomes very high as compared to unbiased state। समझे? यानी जब आपने इल्यूमिनेशन नहीं दिया था उस समय जितना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था, इल्यूमिनेशन देने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एज कंपेयर टू अनबायस्ड स्टेट नहीं लिखकर मैं लिखता हूं इल्यूमिनेटेड, एज कंपेयर टू इल्यूमिनेटेड स्टेट। आई बात समझ में? तो इतना बेटा एनसीईआरटी में है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा स्टेट बोर्ड में और क्या है। कैसा स्टेट बोर्ड अभी राजा बन गया है, समझे? एनसीईआरटी से भी बहुत ज्यादा बताने लग गया वो। अब असली मायने में समझ में आएगा कि कितना पढ़ना पड़ता है और कितना पढ़ाना पड़ता है। देखिए, दो टॉपिक स्टेट बोर्ड ने और दिया है। एक तो उसने एनसीईआरटी ने भी दिया है ये ग्राफ, ये एनसीईआरटी में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। पहला ग्राफ ऐसा है, IV कैरेक्टरिस्टिक। टॉपिक इज IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। तो पहला वाला ऐसा है, ठीक है? ये ज्यादा नहीं है, -1, -2, -3, -4, -5 वोल्टेज, ये प्लस वोल्टेज। दूसरा वाला बेटा ऐसा है, तीसरा वाला ऐसा है, फिर ऐसा। ये -100 माइक्रो एम्पियर, ये -200 माइक्रो एम्पियर, ये -300 माइक्रो एम्पियर, ये -400 माइक्रो एम्पियर। ये कहना क्या चाह रहा है वो मुझे आपको लिख के देना होगा। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिवर्स पोटेंशियल है, अगर हम इसको इंक्रीज करें, रिवर्स पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होता है? पहले पहले करंट थोड़ा सा बढ़ता है ना? आफ्टर illumination on increasing the reverse potential, the reverse current increases
the reverse current increases, but very soon it gets saturated. समझे? यानी आप जब जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, तो देयर इज नो इंक्रीज इन द करंट. ये बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं होगा. अरे कहां से होगा? लिख कर तो दिया है मैंने. द करंट ऑब्टेन्ड इज नॉट ड्यू टू रिवर्स पोटेंशियल बट ड्यू टू इल्यूमिनेशन. एक बार आपने इल्यूमिनेशन फिक्स कर दिया, एक बार आपने इल्यूमिनेशन फिक्स कर दिया, तो फिर आप बोल सकते हैं कि आप ये पोटेंशियल बढ़ा के करंट को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप उसको ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ज्यादा मत कर देना, वरना डायोड डैमेज हो जाएगा. ठीक है? तो सर आपने ये अलग अलग लाइन क्यों बनाया? एक ही लाइन बनाना था. बेटा पहला वाला तो बहुत खास है, मैं इसको एकदम अलग से एक्सप्रेस करूंगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक्चुअली 5 अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए है. समझे? द ग्राफ ऑन द लेफ्ट is plotted for different intensities, अच्छा लिखा गलत इसलिए बोला गलत. डिफरेंट इंटेंसिटी. पहला इंटेंसिटी जो है, पहला वाला I1, सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है. पहला वाला जो इंटेंसिटी है वो 0 है, यानी नो इल्यूमिनेशन. फिर भी करंट है, चौंकने वाली बात नहीं है. हम जानते हैं रिवर्स बायस का ग्राफ ऐसे ही बनता है, याद है? तो ये लाइट क्या है? ये जो करंट है वो क्या है? इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो कि पोटेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं है. इट इज लगभग सैचुरेटेड. समझे? ये तो फॉरवर्ड बायस में दीजिए या रिवर्स बायस में दीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक माइनॉरिटी चार्ज का कैरियर प्रेजेंट रहता है. तो ये वो वाला करंट है. I1 is equal to 0, no illumination. This situation नहीं. The current in this situation, ये सुनिएगा ध्यान से, स्टेट बोर्ड ने बोला है the current in this situation is known as dark current. ऐसा लग रहा साइंटिस्ट बन गया. डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, वैसे डार्क करंट. तो सिंपल है कि जब आपने इल्यूमिनेशन नहीं दिया था तब भी कुछ ना कुछ करंट रहेगा, तो उस करंट को क्या कहते हैं हम? डार्क करंट. समझ में आया? तो अगर डार्क करंट है, अगर डार्क करंट का नाम उठ रहा है तो डार्क रेजिस्टेंस का भी नाम उठना चाहिए. अगर डार्क करंट का नाम उठ रहा है तो डार्क रेजिस्टेंस का भी नाम उठना चाहिए, और वो क्या होगा? मैक्सिमम रिवर्स पोटेंशियल अपॉन डार्क करंट. सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल बाय करंट. अभी ये जिक्र किया है डार्क का, डार्क रेजिस्टेंस, तो करंट भी कौन सा होगा? डार्क करंट. और पोटेंशियल आप कौन सा दे रहे हैं? रिवर्स पोटेंशियल दे रहे हैं. तो ये दो चीज स्टेट बोर्ड ने एक्सप्लेन किया है कि जब कोई इल्यूमिनेशन नहीं है उस समय भी डायोड में एक करंट होता है, और उस करंट का नाम है डार्क करंट. और डायोड का जो डार्क रेजिस्टेंस होगा, इट विल बी गिवन बाय मैक्सिमम रिवर्स पोटेंशियल अपॉन डार्क करंट. समझे? तो बाकी क्या है फिर? ये I1, I2, I3, I4 आप समझ रहे होंगे क्या होगा. ये I2, I3 में I5 सबसे ज्यादा है, ऐसा. यानी ये जो ग्राफ है, जैसे ये वाला ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर है, जिसमें करंट सैचुरेट हो रहा है -100 माइक्रो एम्पियर पर. फिर नेक्स्ट ग्राफ जो बनाया गया है, वो थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने दिया. यानी पहला ग्राफ में इंटेंसिटी थोड़ा कम दिया, दूसरा ग्राफ में हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे धीरे धीरे. I5 इज ग्रेटेस्ट, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी हो रहा है उतना ज्यादा
सैचुरेटेड करंट हो रहा है। समझे समझे? अच्छा, स्टेट बोर्ड ने एक और ग्राफ समझाया है। हालांकि उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब आप ये सुनिएगा अच्छे से, जब आप लाइट देंगे तब टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होगा? जब लाइट नहीं दिए थे तब भी करंट था, जब लाइट नहीं दिए थे तब भी करंट था, तो टोटल करंट विल बी इक्वल टू डार्क करंट प्लस रिवर्स करंट। समझे बात को? नहीं समझे? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप लाइट देंगे तब टोटल करंट कितना होगा ना भाई? जब लाइट नहीं दिए थे तब जो करंट था उतना करंट तो लाइट देने पर भी रहेगा। इन डार्क करंट विल बी प्रेजेंट इवन व्हेन इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइडेड, है ना? इफ विदाउट इल्यूमिनेशन देयर इज अ करंट, then of course with illumination there will be two types of current, एक one due to illumination, एक one due to pre-existing nature, है ना? जब लाइट नहीं दिया था तब भी कुछ करंट था, उसका नाम था डार्क करंट, और लाइट देने पर एक करंट आया, लाइट देने पर एक करंट आया, दैट इज नोन एज रिवर्स करंट। तो टोटल करंट इन द सिस्टम विल बी डार्क करंट प्लस रिवर्स करंट। अब यहां हो गया धोखा, यहां क्या हो गया? भारी धोखा हो गया। कैसे धोखा हो गया? अबे देखो बात को समझो, तुमने दिया लाइट, तुमको मिला करंट, तुमने दिया लाइट, तुमको मिला करंट। तुमने जब लाइट नहीं दिया था साला तब भी कुछ करंट था, डार्क करंट। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरे लाइट देने पर जो करंट है अलग से डार्क करंट प्लस रिवर्स करंट? मेरे लाइट देने पर ये डार्क करंट भी है और रिवर्स करंट भी है, दोनों है। तो तुमको तो टोटल करंट मिल रहा ना, तो तुम टोटल करंट को देखकर लाइट को कैसे पहचान सकते? काम क्या है फोटो डायोड का? काम क्या है? फोटो डिटेक्टर। बात को समझो यार, बात को समझो। जब तुमने लाइट दिया तब क्या सिर्फ लाइट के कारण करंट हो रहा है? नहीं, लाइट नहीं देने पर जो करंट था वो भी होगा। तो टोटल करंट इज इक्वल टू डार्क करंट प्लस रिवर्स करंट। इन शॉर्ट आई वांट टू से, टोटल करंट को देखकर आप लाइट को पहचान सकते क्या? बताइए, टोटल करंट को देखकर क्या आप लाइट को पहचान सकते हैं? नहीं, क्योंकि लाइट के कारण सिर्फ कौन सा करंट है? रिवर्स करंट है। तो डार्क करंट होने की वजह से आप कंफ्यूज हो गए। आपको लगेगा अरे यार इतना करंट मिल रहा, मतलब लाइट हमने बहुत दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? टू इंक्रीज, देयरफॉर to increase the sensitivity, to increase the sensitivity of photodiode, dark current should be minimum। जीरो तो कर नहीं सकते, should be minimum, dark current should be minimum। समझ रहे ना? अगर ये करंट मिनिमम हुआ तो जो भी आपको करंट मिलेगा वो ड्यू टू लाइट होगा। तो इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज द लाइट इफ यू हैव करंट ड्यू टू लाइट ओनली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी सिस्टम में डार्क करंट काफी कम हुआ तो पॉसिबल है। तो डार्क करंट कम कैसे होगा? हाउ कैन बी डार्क करंट मिनिमाइज्ड? सिंपल है यार। डार्क करंट हो क्यों रहा था? डार्क करंट क्यों हो रहा था? The current in this situation is known as dark current. Which situation? When there is no illumination. तो उस समय जो करंट आपको मिल रहा था वो करंट डार्क करंट का नाम है। तो it is due to minority charge carrier. It is due to minority charge carrier. तो आप ऐसा डायोड बनाइए in order to minimize dark current, one should have diode with less concentration of minority charge carrier, है कि नहीं?
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर कम रहा तो डार्क करंट बहुत कम रहेगा। फिर उसके बाद लाइट देने पर जो करंट मिलेगा, टोटल करंट, दैट विल बी नियरली इक्वल टू रिवर्स करंट, क्योंकि डार्क करंट तो हमने मिनिमाइज कर दिया। याद रखिएगा ये भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है और ये भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है, लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पहले से प्रेजेंट थे डायोड में, और इनका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बॉन्ड टूटने पर बना है जब हमने लाइट दिया। समझ में आया? बात समझ में आया? जितना लिखा है सब लिखो, मैं मिटा रहा हूं ना, तुम लिखो, वीडियो को रिवाइंड करो और लिखो सब। अच्छा, तो लास्ट इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, वो है करंट वर्सेस इंटेंसिटी, करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। याद रखना, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल कांस्टेंट, यानी जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, पहले तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि डार्क करंट का राज चल रहा था। ये कौन सा करंट है? डार्क करंट है। पहले इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस समय डार्क करंट का राज चल रहा था, रिवर्स करंट आने का ही था। फिर जब इंटेंसिटी बढ़ाए तो रिवर्स करंट आने लगा, तो यहां पर डार्क करंट भी है और रिवर्स करंट भी है। बट जो भी है, एक बात देखो, इस रीजन में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो इट इज एन एडवांटेज। प्लीज ऐड दिस, एडवांटेज वाले पॉइंट में इसको ऐड कर दीजिएगा कि क्विक रेस्पॉन्स तो है ही, साथ साथ में लीनियर रेस्पॉन्स भी है। तो ये जो रीजन का है, ये जो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, वो यहां पर समझाया है अलग अलग लाइन बना के। कम इंटेंसिटी कम करंट, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा करंट, और ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा करंट, और ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा करंट। I1 यानी नो इंटेंसिटी, नो इंटेंसिटी मतलब नो करंट मत बोलिएगा, डार्क करंट। ऑफ कोर्स ये भी माइक्रो एम्पियर में ही होता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया पूरा स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, जेडब्ल्यू, नीट सब खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये पूरा फोटो डायोड के बारे में है। तो धन्यवाद बहुत ज्यादा बेटा। याद रखिएगा, जीनर डायोड और फोटो डायोड मैंने एक ही सेशन बनाया, क्यों? क्योंकि दोनों ही रिवर्स बायस में काम करते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, जीनर डायोड और रिवर्स बायस ये दोनों ही ब्रेकडाउन के बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन हम यहां पर ब्रेकडाउन नहीं पहुंचते, यहां पर अब ब्रेकडाउन नहीं पहुंचते। एवलांच के ब्रेकडाउन को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उससे फिजिकल डैमेज होता है। हालांकि जीनर डायोड को इस तरह बनाया गया है कि उसमें ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन जैसा हो। समझे? पूरा मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि एवलांच के ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक बार देखकर आपको लग रहा है कि हाउ समझ रहा, लेकिन आप कल इन सारी बातों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे जैसे सुन रहे हो वैसे वैसे लिखते जाओ, और लगे तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, दोबारा देखो। समझे? दोबारा देखो, तिबारा देखो, ज्यादा समझ में आएगा बेटा।